तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का क्लासेस में। यहाँ पे हमने क्लास 9th का इकोनॉमिक हमने स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके एक्सरसाइज को क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं और इसके बाद हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। और ये आपका जल्दी जल्दी मैं इसको ख़त्म कर दूँगा एक हफ्ते में और उसके बाद हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे जो आपका पॉलिटिकल साइंस है। ज्योग्राफी भी आपका ख़त्म ही होने वाला है, इसमें भी 2 चैप्टर बचे हुए हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एवरी विलेज इन इंडिया इज सर्वेड वंस इन द 10 ईयर। तो कह रहा है कि हर 10 साल पे इंडिया के जो भी गांव हैं वो सर्वे पे आते हैं, मतलब उन गांव में हर गांव में सर्वे किया जाता है हर एक 10-10 साल पे। तो किस चीज़ का सर्वे किया जा रहा है उस चीज़ को यहाँ पे बता रहा है। सम ऑफ द डिटेल्स आर प्रेजेंटिव इन द फॉर्मेट फिल इन द फॉलोइंग द बैलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द पालनपुर। तो आपने पालनपुर को क्या हुआ है अच्छे से डिटेल वाइज स्टडी किया है, सारे केसेस को पढ़ा है। तो आपके हिसाब से आपसे वो क्या कर रहा है कि आपके मान लीजिए कि कोई ऑफिसर आपसे आया, गवर्नमेंट ऑफिसर, और उसे पता चला कि आपने इस गांव पे पूरी अच्छे से क्या किया है, सर्वे कर लिया है, आपने इस गांव के सभी चीज़ों को अच्छे से समझा है, सब कुछ जान लिया है। तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट आपसे मीट करेगा और आपसे वो कह रहा है कि वो आपको जो भी डिटेल पूछेगा आपको वो बताना है। तो वो डिटेल में क्या पूछेगा, तो पहला ये तो लोकेशन पूछेगा, ठीक। तो आपसे ये इंफॉर्मेशन वो मांग रहा है सर्वे के लिए जो इसने गवर्नमेंट की तरफ से वो आया है। और आपसे लोकेशन पूछेगा, टोटल एरिया विलेज पूछेगा कि गांव का पूरा एरिया क्या है, और लैंड यूज़ गांव में जो ज़मीनें वो किस किस यूज़ में आती हैं वो चीज़ें आपसे ये पूछेगा। ये तीनों चीज़ आपसे ये पूछेगा। तो पहले में आपसे पूछता है वो कल्टीवेशन लैंड के बारे में, मतलब जो कल्टीवेशन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है कि इरिगेशन और अनइरिगेशन, मतलब कितनी ज़मीनें ऐसी हैं गांव में जहाँ पे आपको पानी की सुविधा है, जहाँ पे सिंचाई अच्छी होती है, और कितनी ज़मीन ऐसी है जहाँ पे सिंचाई नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको बताना है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे ये जो सिंचाई उचाई के बारे में बताया गया था, तो इसमें स्टार्टिंग में आपने देखा था कि स्थिति अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा ज़मीनों पे आप बोल सकते हैं कि मोर लैंड्स आर सब क्या है आपका, हाँ, इरिगेशन में ज़्यादातर ज़मीनें यूज़ होती हैं और अन इरिगेशन में कमी ज़मीन है पालनपुर में। तो क्योंकि पालनपुर जो है वेल डेवलप आपका विलेज है इंडिया का। और ये सेकंड फैसिलिटी जो पूछ रहा है कि गांव में जो जो फैसिलिटीज़ हैं, क्या ये इतनी सारी जो ये आपसे पूछेगा फैसिलिटी, क्या ये पालनपुर में है कि या नहीं है, आपको ये बताना है। पहला एजुकेशन, तो आपने देखा है कि वहाँ के 2 औरतें ऐसी थी जिसके पास क्या था, कंप्यूटर डिग्री था, हाई स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था पास में ही। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ पे वेल डेवलप एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटी, तो मेडिकल के यहाँ पे बता रहा था, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र भी है यहाँ पे, तो ये चीज़ भी है यहाँ पे। मार्केट भी है यहाँ पे रायगंज में, और रायगंज से अगर आप शाहपुर चले जाए तो वहाँ से और अच्छे मार्केट मिल जाएंगे, तो ये चीज़ भी यहाँ पे है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में पूछ रहा है कि क्या गांव में सभी के यहाँ बिजली आते हैं। हाँ, तो गांव में सभी यहाँ पे बिजली आते हैं, जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास नहीं भी है, जो छोटे किसान है, बड़े किसान है, मध्यम वर्ग के किसान है, सबके घर पे बिजली वेल डेवलप आती है। ये चीज़ आपने चैप्टर में पढ़ा, तो ये भी आप लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो अच्छी स्थिति नहीं देखने को मिली है, क्योंकि लेकिन एक एग्जांपल हमको मिला था करीना का, जिसने क्या किया था, कंप्यूटर का क्लिनिक खोल के रखा था, बच्चों को सिखा रही है। तो वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो आपको ये लिखना है कि ये चीज़ें जो है वो थोड़ी डेवलप हुई हैं, लेकिन ये अभी डेवलपिंग है, ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। अब ये नियरेस्ट टाउन, आपसे जो नियरेस्ट टाउन इसके आसपास के कस्बे हैं वो उससे पूछ रहा है, तो आप शाहपुर लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट। आपसे पूछा जो है मॉडर्न फार्मिंग, आपने पढ़ा था कि जो आधुनिक तरीके हैं एग्रीकल्चर के, जैसे फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जा रहा है, ट्रैक्टर का यूज़ किया जा रहा है, केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है। तो ये चीज़ें ज़्यादा क्या होती हैं, इनपुट्स की इनकी ज़रूरत होती है। अब इनपुट क्या होता है, जो चीज़ हम प्रोडक्शन में लगाते हैं उसे हम इनपुट कहेंगे, और जो प्रोडक्शन के बाद हमें मिलेगा, जैसे गेहूँ हमें मिला, चावल हमें मिला, तो वो क्या होगा, आउटपुट होगा। तो क्या ये आपसे पूछ रहा है कि मॉडर्न फार्मिंग रिक्वायर्ड मोर, क्या आप जो मॉडर्न फार्मिंग है वो इनपुट ज़्यादा क्या करता है, रिक्वायर्ड करता है। विच आर द मैन्युफैक्चर इन इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री में बनते हैं। सही बात है भाई, केमिकल जो है वो इंडस्ट्री में, तो केमिकल हो गया, ये ट्रैक्टर हो गया, सब क्या आ रहा है, इंडस्ट्री और कंपनी फैक्ट्री से ही तो बन के आ रहे हैं। डू यू एग्री, क्या आप इस चीज़ से एग्री है, तो हाँ, आप इससे बिल्कुल एग्री हैं
क्योंकि जो मॉडर्न फार्मिंग है उसमें ज़्यादा इनपुट लगते हैं और वो क्या होता है, वो आपके फैक्ट्री से व कंपनियों वगैरह से बन के आते हैं। तो ये चीज़ आप कहेंगे कि यस वी आर एग्री, और उसके बाद आप ये फलान ढिकान जो भी होगा आप लिख सकते हैं। इतना तो आपको आता ही होगा लिखना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द स्पिरिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी हेल्प ऑफ फार्मिंग इन पालनपुर। तो आपसे ये पूछ रहा है कि गांव, जो पालनपुर गांव है, वहाँ पे बिजली की सुविधा किस प्रकार एग्रीकल्चर में योगदान देती है। तो आप बता ही सकते हैं कि एग्रीकल्चर से सबसे बड़ी चीज़ जो है वो क्या है, पानी की सुविधा। तो एग्रीकल्चर में क्या होगा कि पानी की सुविधा ज़्यादा होगी तो अच्छी प्रोडक्शन होगी। मतलब ये कि इरिगेशन, यहाँ पे जो सिंचाई है ये आपसे पानी से ही होगा। तो यहाँ पे सिंचाई की सुविधा अच्छी होगी अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो यहाँ पे जो मशीनरी सेटअप होगी, जैसे वो जर्की बना रहा था आपका मिश्री लाल, तो मिश्री लाल के लिए क्या था, जो मशीन लेकर आया था वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलने वाली है। तो जो छोटे छोटे नॉन फार्मिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो भी रन करेंगी अच्छे से, अगर इलेक्ट्रिसिटी उन्हें अच्छे से प्रोवाइड किया जाए तो वो चीज़ भी अच्छे से रन करेगी। और एग्रीकल्चर के लिए तो भाई मज़ा ही होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए तो इनको जो सुविधाएं मिलेंगी वो तो इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आजकल जितनी भी मशीनरीज आ रही हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बेस ही तो आ रही हैं। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर द इरिगेशन वाई। आपसे ये पूछ रहा है कि सिंचाई की ज़मीनों को क्यों बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन अगर गांव का ज़्यादा जनसंख्या रहेगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। गांव की नहीं, शहरों के आसपास के जहाँ पे वो अनाज जा रहा है, अब वैसे भी इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है, तो प्रोडक्शन भी तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ आप में इसमें आप ये लिख सकते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो इसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन है, कॉन्स्ट्रक्ट ए टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द 450 फैमिली ऑफ द पालनपुर। तो ये आपसे पालनपुर के बारे में पूछ रहा है कि जो 450 फैमिलीज़ हैं उनके बीच में जो ये ज़मीन का बंटवारा है हुआ है वो चीज़ आपको बतानी है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऊपर एक फिगर दिया हुआ था, उस फिगर को दिखा देता हूँ मैं। ये रहा फिगर। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये लिख सकते हैं कि ज़्यादातर जो परिवार हैं वो क्या है, लैंडलेस है, उनके पास क्या है कि ज़मीन ही नहीं है। और कुछ ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन वो 2 हेक्टेयर से कम है। और बस कुछ ही ऐसे फैमिली हैं जो मध्यम वर्ग और बड़े किसान हैं। ठीक, तो यह तेजपाल सिंह जो था वो बड़ा किसान था, और या सविता जो छोटी किसान है। ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन में कि 450 फैमिलीज़ हैं लैंडलेस, इसमें से 150 परिवार ऐसे हैं जो जिनके पास ज़मीन ही नहीं है। तो आप सबसे पहले ये लिख सकते हैं कि 450 में से 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, और वो क्या है, वो दलित हैं। उसके बाद है कि 250 परिवार ऐसे हैं जो कि स्मॉल प्लॉट पे क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, वो छोटे किसान हैं। अब जो बचे कुछ किसान बच जाएंगे वो क्या है कि मध्यम वर्ग के और बड़े किसान हैं। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन ख़त्म होता है। उसके बाद ये आपका 6 क्वेश्चन है, वाई आर द वेजेस ऑफ द फार्मर लेबर इन पालनपुर लेस द मिनिमम वेजेस। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो पालनपुर के जो लेबर हैं उनकी वेतन क्यों कम है, अदर जो मतलब सेक्टर से उनको वेतन नहीं मिलती हैं उसके मुकाबले पालनपुर में क्यों वेतन कम है। तो आप बता सकते हैं क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। मतलब ये कि अगर कोई किसान 500 में काम कर रहा है, अगर कोई कर जो मालिक है अगर उसको 400 वाला मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको हटा कर उसको रख लेगा। तो कंपटीशन की वजह से यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बदलती हैं। तो कंपटीशन की वजह से इनका वेतन जो है वो हमें कम देखने को मिलता है पालनपुर में, क्योंकि 150 परिवार तो क्या है, वो लैंडलेस हैं। तो उनको तो वो क्या एग्रीकल्चर में क्या लेबर के तौर ही तो काम कर रहे हैं। तो जब ज़्यादा पॉपुलेशन है तो जाहिर सी बात है कि आपको पैसे कम मिलेंगे काम के। तो वही चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनका पॉपुलेशन दलितों का काफ़ी ज़्यादा है। 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन है ही नहीं, तो वो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर की तरह कार्य करते हैं, और उन्हें वेतन अगर कम भी मिले तो वो भी कार्य कर लेते हैं वो। इसलिए कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण से यहाँ पे जो वेतन है पालनपुर में उनको हमें कम देखने को मिलता है। उसके बाद ये 6 क्वेश्चन है, इन योर रीजन
अब आपके रीजन में पूछ रहा है टॉक टू लेबर्स। आपको कह रहा है कि अपने रीजन में आपके आसपास क्षेत्र में 2 लेबरों से बातचीत कीजिए और वो क्या बातचीत करना है वो आपको ये बताएगा। चूज़ आइदर फार्म लेबर और लेबर वर्किंग एट द कंस्ट्रक्शन साइट। आपको चूज़ करना है कि एक लेबर जो है वो एग्रीकल्चर में काम करता हो और दूसरा लेबर जो है कंस्ट्रक्शन में साइट पे काम करता हो, जैसे रोड वगैरह बन रहा है वहाँ पे काम कर रहा है। व्हाट वेजेस डू यू गेट, तो आपको ये पूछना है कि सबसे पहले कि इन दोनों को वेतन क्या क्या मिलता है, इनमें वेतन का डिफरेंसेस क्या क्या है, ये चीज़ आपको पूछ के लिखनी है। आर दे पेड इन द कैश और काइंड, तो आपसे ये पूछना है कि वो आपको जो वेतन मिलेगा वो पैसे आपको मिलते हैं या फिर किसी और प्रकार के गुड्स में मिलते हैं। डू दे गेट वर्क रेगुलरली, क्या उनको रेगुलरली वर्क मिलता है। आर दे डिबेट, तो ठीक ये चीज़ आपको डिबेट करनी है, आपको ये अपने आसपास के लेबरों से पूछकर लिखना है। उसके बाद ये 8वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीसेस ऑफ लैंड। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ रहा है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए क्या जो एक ही लैंड पे आप क्या कर सकते हैं ऐसा कि आपका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग में मतलब कि एक ही वर्ष में एक ही लैंड पर एक से अधिक फसलें उगाना। जैसे आप मक्की की खेती कर लिए, चावल लगा लिया, गेहूँ लगा लिया, 3 फसल होगी, आलू लगा लिया, तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा कम ज़मीन पे। लेकिन ये चीज़ करने के लिए आपको कैपिटल्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी, पानी की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, केमिकल्स आपके पास होने चाहिए अच्छे मायने में, फर्टिलाइज़र होने चाहिए, ट्रैक्टर्स होने चाहिए, ये सब चीज़ें आपको होनी चाहिए। मतलब कैपिटल पे ओवरऑल ये डिपेंड करता है। और आप मल्टीपल क्रॉपिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, एक ही लैंड पे ज़्यादा एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कर सकते हैं। डिस्क्राइब द वर्क ऑन द फार्मर विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। आपको 1 हेक्टेयर लैंड पे क्या करना है कि डिस्क्राइब करना है कि फार्मर क्या करते हैं 1 हेक्टेयर लैंड पे। तो 1 हेक्टेयर के लैंड वाले जो होंगे तो सबसे पहले तो वो गरीब किसान होंगे, छोटे किसान होंगे, तो वो क्या करेंगे, लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद खेती करते हैं। यही चीज़ आपको बताना है और फिर उनको दिक्कतें क्या क्या आती है लोन से, ये आपको बता के यहाँ पे लिखना है। हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम फार्मिंग। अब ये पूछ रहा है कि जो मध्यम वर्ग और बड़े वर्ग के किसान हैं वो अपने कैपिटल्स को कैसे बढ़ावा देते हैं, अपने कहाँ से बढ़ावा देते हैं। हाउ इट्स डिफ़िकल्ट टू फॉर्म द स्मॉल फार्मिंग, और ये चीज़ें छोटे वर्ग के किसान क्यों नहीं कर पाते हैं। तो ये आपने देखा ही था कि जो तेजपाल सिंह का जो एग्जाम्पल था, उसने क्या किया था कि बैंक में पैसे जमा किए थे पिछले साल और उसने वो प्लान किया था कि इस साल के पैसे को मिलाकर वो क्या करेगा, एक ट्रैक्टर लेगा। तो वो अपने सेविंग से ही क्या करते हैं, अच्छा खासा कर लेते हैं, सेविंग से अपने कैपिटल्स को बढ़ावा दे सकते हैं और उन्हें बहुत सस्ते दर पे भी लेबर भी मिल जा रहा है कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण। और वो क्या कर रहे हैं कि छोटों किसानों को, जो छोटे छोटे किसान हैं उनको लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं हाई इंटरेस्ट पे, तो इससे भी उनकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तो वो इतना तो काबिल हो ही जाते हैं कि अपने कैपिटल को वो खुद बढ़ावा दे सकें, कि उनके पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनको हाई इंटरेस्ट पे लोन मिलता है जिससे वो चुकाते ही रह जाते हैं, तो कहाँ से कैपिटल बढ़ाएंगे। और उनके पास उतना पैसा भी नहीं होता है, क्यों, अब जितना उगाते हैं सरप्लस उनका वो वहीं पर रह जाता है, मतलब बहुत छोटा सरप्लस निकलता है। सरप्लस यहाँ पे वो चीज़ें हैं कि आप बंदे कि एग्रीकल्चर में आपने किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया और अपने साल भर के खपत के अनुसार अपना रख लिया और बाकी चीज़ों का आप बेच रहे हैं, तो वो क्या होगा, सरप्लस हो जाता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक, तो इससे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या होता है। उसके बाद ये छोटा मोटा, अब ये ऑप्शनल आपका है, 12वीं क्वेश्चन ऑप्शनल है, आपको ये करना है चाहे मत कीजिए, आपकी मर्जी। ऑन वॉट द टर्म्स डिड द सविता गेट लोन फ्रॉम ताजपाल। अब आपसे ये पूछ रहा है 11th क्वेश्चन में कि सविता जो थी उसके पास 1 हेक्टेयर लैंड थी और उसने डिसाइड किया था गेहूँ खेती करने के लिए, तो किस प्रकार का टर्म्स उसने रखा था तेजपाल सिंह ने उसके सामने लोन देते समय। तो पहले तो उसने कहा था कि 4 महीने पे वो क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा अपना, और वो 24% लेगा। और उसने डिसाइड किया था कि वो 3,000 रुपये लेगी और 3,000 का 24% वो लेगा 4 महीने पे इंटरेस्ट। तो ये चीज़ यहाँ पे टर्म्स उसने रखा था। वुड द सविता कंडीशन बी डिफ़िकल्ट इफ़ द कुड गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक टू एट लो इंटरेस्ट। तो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या सविता का जो कंडीशन है वो उसको और डिफ़िकल्ट बना देता अगर वो बैंक से लोन लेती तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये लिख सकते हैं अगर वो बैंक से लोन लेती किसी
गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसको कम इंटरेस्ट देना पड़ता है और काफ़ी उसका ड्यूरेशन मिल जाता है, उसे काफ़ी टाइम पे उसको पेड करना पड़ता है। तो कभी कभी गवर्नमेंट भी क्या करती है कि लोन को माफ़ कर देती है, उससे काफ़ी बेनिफिट होता अगर वो लोन बैंक से लेती तो। लेकिन उसने तेजपाल सिंह से लिया क्योंकि उसको ये लगता है कि बैंक से लेने में काफ़ी झमेला है और उसको लोन जल्दी अच्छे से सही समय पर नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप बोल सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट आर द नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी टेक प्लेस इन रीजन। अब आपसे पूछ रहा है कि आपके रीजन में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन कौन सी होती है। तो आप लिख सकते हैं कि मेरे भी यहाँ पे डेयरी भी होता है, लोग यहाँ पे दूध निकालते हैं, शहर में ले जाके बेचते हैं। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है यहाँ पर, गन्ने का रस निकाल कर गुड़ बनाया जाता है। और यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट भी लिख सकते हैं। आप यही एग्जांपल दे सकते हैं जो पालनपुर में आपने दिया था। ठीक, यहाँ पे और चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, 14वें को। What can be done so that more non-farming production activity can be started in village? अब आपसे पूछ रहा है कि ऐसा क्या करना चाहिए कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो है वो डेवलप हो जाए गांव में, क्योंकि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में क्या है कि बहुत ज़्यादा पैसा है। तो सबसे पहले तो इसको होने के लिए पूरे गांव में वेल डेवलप इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी गांव के कोने कोने में जाए और सही टाइम पे आए, बिजली सही समय तक रहे। और आप लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट यहाँ पे जो बड़े बड़े शहरों से अच्छा हो, रोड कनेक्टिविटी बढ़िया हो, रोड अच्छे हों। और गवर्नमेंट भी इन सब चीज़ों को ध्यान दे और सबसे बड़ी चीज़ लोगों को नॉलेज हो, तभी वो कोई चीज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसे आप एग्जांपल देकर इसको बता सकते हैं। तो इस चैप्टर का ओवरऑल सब कुछ चीज़ हमने कवर कर लिया। एक एक एग्जांपल, एक एक टॉपिक दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में अच्छे से कवर हुआ है। इसके साथ हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दिया और ये हमारा इकोनॉमिक का पहला चैप्टर आज ख़त्म होता है। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है पीपुल एज रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज की तरफ पीपुल्स कैसे यूज़ होते हैं वो चीज़ें हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।